चार्ज की। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम ये देख रहे थे कि जो टोटल चार्ज पहले होता है वही टोटल चार्ज आफ्टर होता है। जो टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन दैट इज द टोटल चार्ज आफ्टर द रिएक्शन, दैट मींस द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर तुम देखोगे यहाँ इनिशियली टोटल चार्ज कितना है 92, यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना है 56 प्लस 36 प्लस 3 into 0, that is 92. So that means the charge remains conserved. That means the charge remains conserved. Is the point clear? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नोट डाउन कर लिया? यस सर। ओके, बढ़ते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टडी कूलम्स लॉ। नेक्स्ट स्टडी कूलम्स लॉ। नेक्स्ट स्टडी इज कूलम्स लॉ। Coulomb's law of electric force. Coulomb's law of electric force. Coulomb's law of electric force. क्या बोलता है Coulomb's law, है ना? Coulomb's law एक्चुअली में बताता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। ये बेसिकली क्या बताता है? It tells about interaction of charges. इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। जैसे तुमने क्लास 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि दो मासेस होते हैं, एंड व्हेन दीस मासेस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, अगर ये कोई मास एक m1 है, ये कोई मास एक m2 है, और इनका सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो यहाँ पर एक फोर्स लगती है इनके बीच में, दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। पहली चीज, वो फोर्स अट्रैक्टिव होती है, दैट फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आई होप यू पीपल रिमेंबर इट। ठीक है, यहाँ पर g जो होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, जो कि मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आप पानी के अंदर दो मासेस को ले जाओ, प्लेटो में ले जाओ, संसार के दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, g की वैल्यू उतनी ही रहती है। ठीक है, एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन, दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन। तो सिमिलरली कूलम भी न्यूटन की तरह काम करते थे, और उन्होंने एक लॉ निकाला इसके लिए, चार्जेस के लिए। अब कूलम ने क्या बोला कि लेट देयर बी टू चार्जेस q1 एंड q2, लेट बोथ बी पॉजिटिव, एक चार्ज q1 है और एक चार्ज q2 है, एंड दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। इनका जो सेंटर है दैट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो यहाँ पर। ठीक है, दो चार्जेस हैं, दोनों के सेंटर का जो सेपरेशन है दैट इज r। अब यहाँ पर एक की पॉइंट है, ये जो चार्जेस होते हैं ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब बहुत छोटे चार्ज। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहीं पे एक समझ लेता हूँ। मेरे सामने एक इतना सा चार्ज है, तो ये तो पॉइंट चार्ज है, एक इतना बड़ा चार्ज है, क्या ये पॉइंट चार्ज है? इतना बड़ा चार्ज है, क्या ये पॉइंट चार्ज है? यस सर। पॉइंट चार्ज, बट विथ रेस्पेक्ट टू माय पोजीशन, अकॉर्डिंग टू माय पोजीशन। अगर मैं यहाँ से इस चार्ज को, जो बॉल के समान है, इसको बहुत दूर ले गया और मैंने बहुत दूर से उस बॉल को देखा, तो वो मुझे एक पॉइंट ही नजर आएगी। तो ये डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, दीज टू पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस r between their center, r is the distance from their center। तो कूलम अंकल ने क्या बोला कि इन दोनों चार्जेस के बीच में, सर मतलब डिस्टेंस डिसाइड करेगा। हाँ, इन दोनों सर मतलब डिस्टेंस डिसाइड करेगा कि पॉइंट चार्ज है कि नहीं। करेक्ट। पर हम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये डील करके चलते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ओके सर। जैसे तुमने कभी ये सुना होगा, बॉहर्स मॉडल की बात करता हूँ मैं, बॉहर्स मॉडल में सुना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। फिर कहीं तुमने कंसेप्ट सुना होगा वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्लास 10 में तुमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेकर आते हैं, इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट।
ऐसी डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो ये हम का इंफिनिटी यानी कि कहीं नेपट्टून पे जाएंगे क्या? नहीं, इनके लिए इंफिनिटी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इलेक्ट्रॉन चला गया ऑर्बिट से इंफिनिटी पे पहुंच गया। पोटेंशियल टोटल एनर्जी -13.6 अपॉन n स्क्वायर, इफ यू पीपल रिमेंबर इट। n इंफिनिटी एनर्जी 0, n इंफिनिटी का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, n इंफिनिटी का मतलब ये हो रहा है कि 2 सेंटीमीटर दूरी पे गया, खत्म। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्लग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस आइसोलेटेड एटम। याद आया, हमने एनर्जी दी, हमने इसको निकाला, ये इंफिनिटी पे चला गया। तो जब हम चार्जेस की बात करते हैं ना, तो उनके लिए इंफिनिटी बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, बिल्कुल छोटा सा। इसलिए तुमने देखा होगा कि जितने भी तुम क्वेश्चन करते हो उन सब में यूनिट जो होती है सेंटीमीटर की, माइक्रोमीटर की, नैनोमीटर की, ये सब यूनिट क्यों होती है? क्यों नहीं मीटर में यूज करते, किलोमीटर में या उससे भी ज्यादा कोई यूनिट यूज करते नहीं करते हैं? ठीक है, बात समझ में आई? सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारे कूलम अंकल ने आखिर क्या लॉ दिया था। तो कूलम अंकल ने पहला पहला पॉइंट ये बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लगती है और रिपल्सिव फोर्स भी लगती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा फोर्स इनके बीच में लगेगी। इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा फोर्स इनके बीच में लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच जो डिस्टेंस है, इनके बीच जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस, यार एक चीज लॉजिकली बताओ, ये कोई दो चार्जेस है मेरे पास, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में भी डिस्टेंस इतना है, तो कुछ फोर्स लग रही है F। अब मैं इनको दूर ले गया, R बढ़ा दिया, R बढ़ा दिया, फोर्स कम हो जाएगी। और दूर ले गया, फोर्स कम हो जाएगी। और दूर ले गया, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, इंफिनिटी पे पहुंच गया, R इंफिनिटी हो गया इनके बीच में, यानी कि R इज वेरिंग इनवर्सली टू द फोर्स। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, फोर्स डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे मैं पास आता जाऊंगा, फोर्स बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पास आता जाऊंगा, फोर्स बढ़ती जाएगी, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम अंकल ने क्या बताया? कूलम अंकल ने ये बताया, फर्स्ट पॉइंट, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। नंबर सेकंड पॉइंट, force of attraction or repulsion is inversely proportional to square of the distance between their centers, between their centers. Point number 3, this force depends on medium, this force depends on medium। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स में यही डिफरेंस था कि ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, पानी के अंदर भी उतनी है, हवा में ही उतनी है, जिस जहां पे लगाना वहां पे उतनी ही रहेगी, लेकिन ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है कि लग कहां रहा है। ये दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये लग कहां रहा है, इसको अपनी पोजीशन से मतलब होता है। बात समझ में आया? क्योंकि मीडियम भी एक खेल खेलता है इसके साथ। बात समझ में आ गई? तो राइट डाउन कूलम्स लॉ, राइट डाउन अ पॉइंट, कूलम्स लॉ। पॉइंट लिखने के बाद ये नोट डाउन कर लेना, Coulomb's law states that force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion between two stationary point charges, between two stationary point charges point number one is directly proportional, point number one is directly proportional to the product of magnitude of two charges
magnitude of two charges. After that, write down this: force of attraction or repulsion is proportional to Q1 Q2. After that statement, write down F of attraction or repulsion is proportional to Q1 into Q2. और इसको मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर 1. इसको मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर 1. ठीक है? Write down second. It is inversely proportional. Second point. It is inversely proportional to the square of distance between them, Next point, ये लिख लेना, force of attraction or repulsion is inversely proportional to 1 upon r square. और mark it as equation number 2. ठीक है? Next point, this force acts along the line joining this force acts along the line joining the two charges. Last point, this force depends on the medium. This force depends on the medium between two charges. अब देखो अब हम एक्सप्रेशन पे आएंगे. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? ये मेरे दो चार्जेस थे. सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे. ये दो चार्जेस थे, एक Q1 था, एक Q2 था, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. इनके सेंटर्स जो हैं r डिस्टेंस से सेपरेटेड है. मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. यानी कि ये जो Q2 है, ये Q1 पे जो फोर्स लगा रहा होगा, Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, that force will be in this direction. Force on 1 due to 2. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Force on 1 due to 2. ये कहाँ पे लग रही होगी? इसी लाइन पे लग रही होगी, जिस लाइन के अक्रॉस ये दो चार्जेस लगे हुए हैं. इसी लाइन पर. ऐसा नहीं हो सकता ये फोर्स यहाँ लग रही हो. नहीं. This always act along the line joining the two charges. अच्छा. एक चीज तो समझ में आ गई कि अच्छा Q अगर Q1 पे फोर्स इधर लगा रहा है, तो Q1 भी तो Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, उतनी ही फोर्स लगा रहा होगा. लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? यहाँ पर, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है. यानी ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, तो यानी कि फोर्स जो लगेगी वो रिपल्सिव लगेगी. यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है F21 का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1. अच्छा. F12 is equal to F21 मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स क्या है? बराबर है. भाई जितनी फोर्स Q1 लगाएगा उतनी फोर्स Q2 लगाएगा. और हमको एक चीज पता है, ये जो फोर्स है, ये जो दोनों फोर्स है, या मैं बोलूं एक ही फोर्स है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 and that is inversely proportional to
आर स्क्वायर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में करवाया था, तो वहां पर जी आता है। यहाँ पर जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, सो वी गेट एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान देना, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे या कहीं से भी सुनोगे, के का कंफ्यूजन बहुत होता है, इस के का कंफ्यूजन बहुत होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी सिंबल के होता है। अभी हम आएंगे आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी सिंबल के होता है, लेकिन वो ना थोड़ा छोटा के होता है, थोड़ा छोटा के होता है। ये कांस्टेंट वाला के है, मैं बड़ा हूं, और वो छोटा के है। इसलिए टू अवॉइड द कंफ्यूजन हम डायरेक्टिक कांस्टेंट को एक दूसरा सिंबल देते हैं, एप्सिलॉन आर। ठीक है, पढ़ेंगे अभी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कंफ्यूजन कहाँ पर होता है। सो एफ फोर्स का रिलेशन क्या आया, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, के जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। और इस के की वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना यहाँ पर ये जो सिंबल है इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन ये थोड़ा ऐसा ई टाइप का होता है और यहाँ पे नॉट लगाया, एप्सिलॉन नॉट। in many books you will see this k is equal to 1 upon 4 pi epsilon। बहुत सी बुक्स में तुम ये देखोगे 4 pi epsilon, और मैं बता रहा हूँ 4 pi epsilon नॉट। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मैंने ये जो दो चार्जेस रखे थे, ये रखे थे एयर या वैक्यूम में। तो जब चार्जेस एयर या वैक्यूम में होते हैं, मतलब ये हो गया मीडियम। मैंने बताया था फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। यानी कि अगर मेरा मीडियम एयर या वैक्यूम है, तो के जो होता है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर ये जो आपने के लिखा है ये एयर के लिए है, बिल्कुल सही है, एयर के लिए बिल्कुल सही है। और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस के की यूनिट क्या होती है, तो मुझे एक बात बताओ, के तो ये है, के की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यहां से आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और चार्ज इंटू चार्ज इस कूलम स्क्वायर नीचे, मीटर स्क्वायर ऊपर, यानी के की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। This is the value of K when the charges are kept in air or vacuum। ये जो चार्जेस रखे हुए हैं ये कहां पर हैं, एयर या वैक्यूम में। अगर यही चार्जेस किसी और मीडियम में रखे होते, तो वहां पर जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जो मैंने कुछ देर पहले लिखा था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि सर ये जो फोर्स आई है, ये फोर्स कहाँ आई है, ये फोर्स एयर में आई है, या फिर ऐसा बोल सकते हो ये फोर्स वैक्यूम में आई है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ये फोर्स कहाँ आई है, वैक्यूम में आई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस फोर्स इज इन एयर। Is the statement till here clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Note it down. सर एप्सिलॉन वाला एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मीडियम वो सब जो आपने बताया अभी। बेटा देखो, के का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, के का रिप्रेजेंटेशन जब बुक्स में देखोगे तो दो तरीके से होता है। एक होता है k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन लिखा होता है, और मैंने यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली डिफरेंस होता क्या है कि बुक्स
ये मान के चलती हैं कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये किसी मीडियम में है, किसी मीडियम में है। वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो वो वहां पर सिंबल लेती है सिर्फ एप्सिलॉन। लेकिन जब चार्जेस एयर में ही होते हैं या वैक्यूम में होते हैं तो वहां पर आता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैंने ये माना है कि मेरे दोनों चार्जेस एयर वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो अगर मैंने एयर में माना है तो मेरा के जो है वो एयर का है, ये जो के है ये मीडियम का है, ये जो के है ये मीडियम का है। मीडियम कैन बी एयर और समथिंग, अगर Yes, एयर sir. हो जाएगी तो यही लिखूंगा, यही लिखूंगा। Yes, sir. ठीक, Okay, sir. Okay, okay. नोट डाउन कर लिया तो बता देना। यस सर। Okay, yes, sir. ठीक है, राइट डाउन वेयर एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी नाम से ऐसा लग रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखेंगे जब हम मीडियम में लेंगे तो समझ में आएगा कि परमिटिविटी एक्चुअली में क्या रोल प्ले करती है। जब हम मीडियम में जाएंगे तो हम देखेंगे कि परमिटिविटी जो होती है वो क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, कहीं कहीं देखोगे तो ये परमिटिविटी लिखा नजर आएगा, कहीं कहीं देखोगे किसी बुक्स में तो वहां पर ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जहां तुमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल दिया मतलब बाय डिफॉल्ट तुम फ्री स्पेस की बात कर रहे हो या एयर की बात कर रहे हो या वैक्यूम की बात कर रहे हो। इसी को फ्री स्पेस में भी लेते हैं, इसी को फ्री स्पेस में भी लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स का एक एक्सप्रेशन हमने देखा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर ये फोर्स जो है ये एयर में है, ये एयर में, ये कैसे पता लगा? ये पता लगा इस के से, इस के से पता लगा। के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹। अगर के की वैल्यू इतनी है इसका मतलब कि चार्जेस जो है एयर में है। अब एक बात याद रखना, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया है कि चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं, बाय डिफॉल्ट इट इज बीइंग कंसीडर्ड दैट दे आर केप्ट इन एयर। जब तक डिफाइंड नहीं किया हमने कि वो किसी मीडियम में है, तब तक वो कहां पर रखे हुए हैं? एयर में रखे हुए हैं। इज अ पॉइंट क्लियर? राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट डाउन अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m, particle of mass m carrying a charge, a particle of mass m carrying a charge, particle of mass m carrying a charge minus q naught, carrying a charge minus q naught, particle of mass m carrying a charge minus q naught is moving around, is moving around, is moving around a charge, is moving around a charge plus q2, is moving around a charge plus q2। जहां पे आपने माइनस q नॉट लिखा है ना उसको माइनस q1 कर लो, माइनस q1 कर लो। is moving around a charge plus q2 along a, along a, along a circular path, along a, along a circular path,
ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। मतलब यहाँ तक का स्टेटमेंट समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई एक चार्ज है -q1, ठीक है, ये इस +q2 के अक्रॉस घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, जिसका रेडियस कितना है r, जिसका रेडियस कितना है r, ठीक है। राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, प्रूव दैट period of revolution, prove that period of revolution of the charge -q1, period of revolution of the charge -q1, prove that period of revolution of the charge -q1 about +q2 is given by P is equal to square root of 16 pi cube epsilon naught mr cube upon q1 q2 upon q1 q2। ठीक है, तो टाइम पीरियड तुमको प्रूव करना है कि उस चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो इतना है, वो इतना है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक क्या लगेगा, चलो राइट डाउन स्टार लगा के लॉजिक, लॉजिक लॉजिक क्या एक्ट करेगा, लॉजिक एक्ट करेगा जब आपने क्लास 11th में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वहां पर एक चीज पढ़ा होगा, वहां पर एक चीज पढ़ा होगा कि टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ी होंगी, टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ी होंगी, ठीक है। तो टाइप ऑफ फोर्सेस में एक फोर्स पढ़ी होगी सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उसके अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही होती है, उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही होती है, वो कौन सी फोर्स होती है, सेंटीपिटल फोर्स होती है, सेंटीपिटल फोर्स होती है। एक बात याद रखना, सेंटीपिटल फोर्स एग्जैक्टली लाइफ में कहीं नहीं होती, सेंटीपिटल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स होती नहीं है, सेंटीपिटल फोर्स किसी और फोर्स के फॉर्म में लग रही होती है, किसी और फोर्स के फॉर्म में लग रही होती है। जैसे जैसे तुमने एक वायर लिया और इस वायर को रोटेट किया, इस वायर को रोटेट किया, भाई तुमने वायर को रोटेट किया, ये पत्थर रोटेट कर रहा है, पत्थर रोटेट कर रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स अंदर लगेगी, यही तो पढ़ा था हमने, सेंटीपिटल फोर्स अंदर लगेगी, इसमें टेंशन लग रही है, ये टेंशन सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगी, टेंशन सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगी। सेंटीपिटल फोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है, वो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में जो फोर्स लग रही होती है, उस फोर्स को हम सेंटीपिटल फोर्स बोल देते हैं, बोल देते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट में हमने इंट्रोड्यूस करके रखा है। सेकंड चीज, ये तो पहली चीज थी कि रस्सी बांधी थी, ये घूम रही थी, कहीं जा रही थी, ठीक है, हमने माना कि कौन सा, हाँ ये सन है, ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, ठीक है, अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ तो रोटेट कर रहा है, अर्थ तो रोटेट कर रहा है, तो आप ये बोलोगे कि भैया यहाँ तो सेंटीपिटल फोर्स लग रही है, बिल्कुल पढ़ा दिया तुम लोगों ने, सेंटीपिटल फोर्स लग रही होती है mv²/r, क्या एक्चुअली में सेंटीपिटल फोर्स लग रही है, उससे पहले तो बताया था F = G m1m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है सेंटीपिटल फोर्स की तरह, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है सेंटीपिटल फोर्स की तरह, बात समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो चार्ज घूम रहा है गोल गोल जुम 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 जुम, वो जो सेंटीपिटल फोर्स है ना, वो इस बार कूलम फोर्स के बराबर है, क्योंकि ये चार्ज है और दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स, कूलम फोर्स, कौन सी फोर्स, कूलम फोर्स, यानी कि लॉजिक ये है, लॉजिक ये है कि कूलम फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, कूलम फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, डू यू पीपल रिमेंबर व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल फोर्स? अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है and it is moving with velocity v in the radius r, so what is the centripetal force?
mv square by r. वेरी गुड। तो यानी कि कूलम फोर्स अभी आपने निकाला है, कूलम फोर्स अभी आपने निकाला है, दैट इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, m v स्क्वायर अपॉन r। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज देखो, यहाँ पर एक r से r कैंसिल, एक r से r कैंसिल, अच्छा वो कैंसिल हो गया, अच्छा हुआ कैंसिल हो गए, एक r से r कैंसिल। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकता हूँ? v की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये m नीचे जाएगा और ये v स्क्वायर है, तो पूरा का पूरा टर्म स्क्वायर रूट में आ जाएगा, पूरा का पूरा टर्म स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हियर? v इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन rm, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में आ गया, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में आ गया। अब मुझे बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछा था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, यानी कि ये चार्ज यहाँ से चला जिंग 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 जिंग, यहाँ पहुंच गया, कितना टाइम लिया उसने? t, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लिया? t। अच्छा, स्पीड कितनी है? v, स्पीड कितनी है? v। डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2 pi r. हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, speed is equal to distance upon time. What is time? T. That is equal to distance upon speed. What is distance? Circumference. 2 pi r upon speed is v. And you have calculated v from here. तो क्या करना है? v को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहाँ पर v को सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, v को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यानी कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन v। v क्या है? स्क्वायर रूट k q1 q2, और ये भी ऊपर पहुंच जाएगा rm, ये ऊपर पहुंच जाएगा rm। बेटा यहां तक बात समझ में आई सबको? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज हमको प्रूव करनी है, जो चीज हमको प्रूव करनी है वो पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, वो पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ये जो तीन टर्म्स बाहर हैं, इन तीनों टर्म्स को हम अंदर ले लेते हैं। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गई तो स्क्वायर हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड कितना आएगा? तो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में आ गया पहली चीज। टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और अंदर एक आर ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा? आर क्यूब, और क्या है? एम अपॉन के q1 q2, के q1 q2। और तुम लोग को k की वैल्यू पता है क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस k की जगह जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो वो भी ऊपर चला जाएगा, 4 × 4 16, पाई स्क्वायर था, पाई आएगा, पाई क्यूब, एक आ गया एप्सिलॉन नॉट, बाकी पूरा एक्सप्रेशन वही है। हैंस प्रूफ। इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes sir. सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। अब कूलम्स लॉ के कुछ अंदर के क्वेश्चंस करेंगे कि जो बोर्ड्स में फ्रीक्वेंसी जिनकी ज्यादा होती है, ये पैटर्न का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बोर्ड में आना, है ना, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है, 4-5 सालों से उन्होंने क्वेश्चन का वेरिएशन चेंज कर दिया है, हर साल कुछ ना कुछ नया एक क्वेश्चन दे ही देते हैं, तो इसलिए अलग प्रकार के कंसेप्ट भी टच करना जरूरी है। ठीक है, तो रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो, रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो।